बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर वीवर्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसकी नेचर के बारे में बात की। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट which used macro and micro economic tools to operate। तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दोनों इस्तेमाल होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स एंड थ्योरीज को अप्लाई करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसके स्कोप के अंदर दोनों किस्म के टॉपिक्स आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स भी आते हैं। तो चले हम वन बाय वन, सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स की बात करते हैं जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आते हैं। तो उनमें सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स के अंदर और थॉट्स के अंदर सबसे पहले है डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आती है। कैसे आती है? देखो, डिमांड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करते हैं और उस थ्योरी में हम ये डिस्कस करते हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए एक जो कंज्यूमर है वो किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के लिए किस तरह एक्ट करता है या किस तरह बिहेव करता है। ठीक है। डिमांड थ्योरी के बाद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में सेकंड जो चीज़ है दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि एक जो फर्म है वो माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उसने कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक्स अप्लाई करनी है, उसने लेबर कितनी अप्लाई करनी है, उसने कैपिटल कितना अप्लाई करना है और उसने जो अपनी आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है और कॉस्ट को सेव कैसे करना है। ठीक है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन उसने अप्लाई करनी है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके और बेटर तरीके से अपनी प्रोडक्शन को मार्केट के अंदर दे सके। थर्डली, माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में रहते हुए जो तीसरी चीज इसके आती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आती है दैट इज प्राइस थ्योरी एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो, प्राइस थ्योरी जो है ये इसके अंदर हम प्राइस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल जो प्राइस मैकेनिज्म है या प्राइस थ्योरी है ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आती है और वो लिंक करती है मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। मार्केट स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जब भी कोई एक जो मैनेजर है वो जिस किसी भी फर्म का मैनेजर है उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसकी फर्म किस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही है। क्या उसकी फर्म मोनोपोलिस्ट है, उसकी फर्म डोपलिस्ट है, उसकी फर्म ओलिगोपोलिस्ट है या उसकी जो फर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन में फॉल करती है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉल करती है। ठीक है। अब डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो प्राइस मैकेनिज्म या आउटपुट एंड प्राइस डिसीजन होता है वो उसी तरीके से होता है जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल होता है या आपकी फर्म जिस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे मोनोपोलिस्ट है जिसमें सिंगल फर्म होती है, मार्केट में और कोई फर्म ही नहीं होती, तो मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कर सकता है। इसी तरह जो डोपली है तो डोपलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दो फर्म्स टोटली होती हैं, तो वो भी आपस में मोनोपोलिस्ट एक मोनोपोलिस्ट की तरह ही कि वो पार रखती हैं और वो आपस में डिस्कस करके वो भी प्राइस और आउटपुट को अपनी मर्जी से डिसाइड करती हैं। इसी तरह अगर ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में 3 से 13 फर्म्स होती हैं, तो उनके पास भी काफ़ी हद तक मोनोपोलिस्ट पावर होती है और वहाँ पे प्राइस को या आउटपुट को डिसाइड करने का तरीका कुछ और होता है। इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएं जहां पे 14 से 80 फर्म्स होती हैं, तो वहां पे प्राइस को या प्राइस मैकेनिज्म का या प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अगर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर कोई फर्म एग्जिस्ट कर रही है
तो एक जो मैनेजर है उसको ये डिसाइड करना है कि वो ये देखे वो किस किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरह वो अपने प्राइस मैकेनिज्म को हैंडल करेगा और उसको देखेगा और अपनी प्राइस को और आउटपुट को डिसाइड करेगा और उसी के मुताबिक वो पॉलिसीज बनाता है। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है या फिर प्राइस मैकेनिज्म या प्राइस थ्योरी है, ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आती है। इसके अलावा फर्दर जो है प्रॉफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, देखें हर एक जो मैनेजर है, किसी भी फर्म का जो मैनेजर है, डेफिनेटली उसने देखना होता है कि उसका सेल्स रेवेन्यू क्या है और सेल्स रेवेन्यू के बाद उसकी कॉस्ट कितनी है और उसका प्रॉफिट क्या होगा और वो कैसे कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, और वो किस तरह उसको अपने प्रॉफिट को मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट एनालिसिस है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या इस किस्म की मैनेजमेंट है, वो भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आती है। एक बाकायदा चैप्टर है, हम इसे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देखो, जैसा मैंने कहा कि एक मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए हर एक जो मैनेजर है वो लाजमी तौर पे उसे डिसीजन करना पड़ता है कि कौन सी पॉलिसी और कौन सा प्रोजेक्ट उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, जिसके अंदर उसको इन्वेस्ट करना है ताकि वो वहां से अपना मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर सके। दूसरी बात ये कि वो जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए उसने कैपिटल को कहाँ से अरेंज करना है, वो कैपिटल कहाँ से लाएगा, किस तरह का कैपिटल उसका होगा, इक्विटी कैपिटल होगा या फिर वो बैंकों से लेगा, कर्ज लेगा और कौन से प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट करेगा। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है और डेफिनेटली एक जो सक्सेसफुल मैनेजर है उसको ये डिसीजन करने पड़ते हैं कि वो कैपिटल जो है, वो सरमाया जो है, वो कहाँ से अरेंज करेगा, कैसे अरेंज करेगा और कौन से प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर वो उसको इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा एक यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर जो दूसरी चीज़ थी वो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था या फिर मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट आप कह लें। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं इसके यहाँ फर्दर इसके स्कोप के अंदर जो आती है। एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, एक सोशल इन्वायरमेंट है और एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अब देखें इसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। जो कोई फर्म, इंडिविजुअल फर्म जहां कहीं भी वो एग्जिस्ट कर रही है, एक अच्छा मैनेजर वो है जो सबसे पहले जहां जिस इकोनॉमी में रह रहा है वहां का वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखे कि वहां पे क्या क्या बिजनेस के लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं। ठीक है, वहां की जो गवर्नमेंट है या वहां की जो इकोनॉमी है वहाँ पे कौन कौन से मौके हैं और वो किस तरह इकोनॉमिकली अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ या कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं या उनके ऊपर वो काम कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं उनको लेकर। और दूसरा जो मैंने बात की वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अलावा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मीन के जिस इकोनॉमी में, जहाँ के जिस मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर एक फर्म एग्जिस्ट कर रही है वहाँ की सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, लोग किस किस्म की चीज़ की डिमांड करते हैं, किसको ज़्यादा परचेज करते हैं, किसको पसंद करते हैं, किस प्रोडक्ट को ना पसंद करते हैं, किस सर्विस को पसंद करते हैं और किस किस्म की सर्विस को ना पसंद करते हैं। यानी एक सोसाइटी के कल्चर को समझना कि इस सोसाइटी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या सर्विसेज हैं जो दी जाएं तो उनको लाइक किया जाएगा और लोगों के अंदर जो एक बिजनेस है वो ज़्यादा हिट हो सकता है और वो ग्रो कर सकता है। और तीसरा इन्वायरमेंट जो मैंने आपको बताया वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब देखें, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं वो भी दो किस्म के होते हैं। अथॉरिटेटिव एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है और एक डेमोक्रेटिक होता है। अथॉरिटेटिव इन द सेंस ऐसा एक इन्वायरमेंट होता है जहां पे मतलब एक अपनी बात को मनवाया जाता है। आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि डंडे के जोर पे जबरदस्ती अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है।
ठीक है। और डेमोक्रेटिक एक ऐसा इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर पब्लिक की जो ओपिनियन है या पब्लिक के इंटरेस्ट को ज्यादा देखा जाता है, और पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो जाकर पब्लिक की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं और पॉलिसीज को अप्रूव करवाते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। तो किसी भी इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा मैटर करता है कि उस जारी बात है उसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बननी होती हैं। मतलब उसमें फिस्कल पॉलिसी बननी होती है, टैक्स के मुतल्लिक जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बननी होती है जो कर्जों के मुतल्लिक होती है, मनी सप्लाई के मुतल्लिक होती है, या दीगर जो इंसेंटिव्स एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट देती है वो सारे उसके अंदर होते हैं। तो ये तीन किस्म के जो इन्वायरमेंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी सक्सेसफुल मैनेजर को इन तीनों इन्वायरमेंट्स को, चाहे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो या वो सोशल इन्वायरमेंट हो या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, उसको मद्देनजर रख के उसे फर्दर अपने डिसीजंस करने चाहिए और एक नज़र रखनी चाहिए हालात के ऊपर, ठीक है। और वो सक्सेसफुल तभी होता है जब वो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक टूल्स और पॉलिसीज और थीरीज को के मिक्सचर को अप्लाई करता है अपने बिजनेस के अंदर, और हर एक रैशनल डिसीजन करके अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो दिस वाज व्हाट अबाउट द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर के साथ जरूर हाजिर होंगे। अगर आपका फर्दर भी स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो या कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। इंशाल्लाह हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।